गुड इवनिंग सभी को। दोस्तों कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है EMRS ने टायर 1 का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है। दिसंबर 13, 14 एवं 21 को अलग अलग शहरों में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जिन साथियों ने फॉर्म भर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनको मैं कहूँगा कि लास्ट डेट जो है वो है 23/10/2025 को है। तो और एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद फॉर्म को भर दीजिए और सारी तैयारी बहुत अच्छे से करिए क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा समय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन बात पे फोकस करते हैं। आज का ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा है कि सर अलग अलग सब्जेक्ट की क्वालिफ़िकेशंस को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहली बात, फिर सैलरी को लेके भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस है। और तीसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर टायर 1 के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना चाहिए, पेडागोजी कहाँ से पढ़े, कंप्यूटर नॉलेज कहाँ से पढ़े, और टायर 2 यानी MCQ और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो ये सारे चीज़ों को लेकर आज का ये सेशन है। तो चलिए दोस्तों, अपना जो पहला जो टॉपिक है वो है सैलरी को लेके। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बनाया था PGTs की सैलरी क्या होती है। तो PGTs जो होते हैं हमारे इसमें वो लेवल 8 में होता है। उनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहता है वो 47,600 रहता है। और बाकी जो वर्तमान जो DA रेट है वो 58% है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। तो वर्तमान DA 58%, बेसिक सैलरी 47,600 है और साथ में ट्रैवलिंग अलाउंस जो कि 1800 रुपये है। DA ऑन TA जो 990 रुपये है और साथ में HRA हाउस रेंट अलाउंस स्पेशल पे जो बेसिक की 10% होता है। और एक चीज़ है हाउस मास्टर अलाउंस। आप में से जो भी साथी सिलेक्शन लेने के बाद हाउस मास्टर बनोगे उनको महीने में 1200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सब कुछ मिला के अगर आप PGT बनोगे तो आपका महीने की ग्रॉस सैलरी बनेगी 95,000 के आसपास। ये होगा आपका, ये है आपकी ग्रॉस सैलरी। ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। आपका जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो रहेगी लगभग 74-75,000 के आसपास। ठीक है ना। और बाकी जो बाकी रह गया वो आपके NPS के खाते में जमा हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा PGTs के बाद। अब बात करते हैं TGTs की सैलरी को लेकर। TGTs जो होते हैं ना वो EMRS में लेवल 7 में होते हैं। तो उनका और PGTs की सैलरी के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। उनका जो बेसिक सैलरी स्टार्टिंग रहता है वो रहती है 44,900। ये है बेसिक सैलरी। उसके साथ साथ 58% DA और 10% HRA, 10% जो स्पेशल पे। और अगर वो साथ ही मान लो क्या बोलते हैं हाउस मास्टर भी है तो उनको भी हाउस मास्टर अलाउंस मिलेगा। ये सब कुछ मिला के अगर आप TGT हो तो आपका स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी रहेगी 91-92 के आसपास। ये है ग्रॉस सैलरी। लेकिन इन हैंड सैलरी आपका रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी वो है 71-72 के आसपास। ये रहेगी आपका इन हैंड सैलरी। लेकिन और एक चीज़ इसमें बताना ज़रूरी है, आपको हाउस रेंट अलाउंस तभी मिलेगा अगर आप क्वार्टर में नहीं रहते हो या फिर आपको क्वार्टर सैंक्शन नहीं किया गया है। अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आपको फिर HRA नहीं मिलेगा। तो ये हो गया बात। तो हम में से ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो हॉस्टल वार्डन पद के लिए अप्लाई करेंगे। तो हॉस्टल वार्डन का जो है वो बेसिक सैलरी है 29,200 रुपीज़। ये है बेसिक सैलरी। और साथ में उनको भी सारी चीज़ें मिलेगा, जैसे कि मान लो DA ऑन TA और उसके साथ साथ स्पेशल पे हाउस रेंट अलाउंस, ये सब कुछ उनको मिलेगा। लेकिन उनको हाउस मास्टर अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि वार्डन जो होते हैं वो हाउस मास्टर नहीं हो सकते। तो सब कुछ मिला के जो वार्डन होते हैं उनका भी सैलरी बहुत अच्छी है। तो EMRS में सैलरी बहुत ही अच्छी है और वर्क लोड भी हाल फिलहाल में नवोदय से तो बहुत कम ही है, मैं तो कहूँगा।
और नवोदय और केवी के मुकाबले हमारे यहाँ पे वर्कलोड कम है और साथ में केवी से ईएमआरएस की सैलरी भी अच्छी है। तो मैं कहूँगा आप में से जो भी साथी ईएमआरएस की तैयारी कर रही है तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी को लेके कोई टेंशन नहीं है। साल में 2 बार डीए दिया जाता है, 2 बार डीए रिवाइज किया जाता है और 1 बार इंक्रीमेंट होता है। और साथ ही साथ जैसे कि आपको ऑलरेडी पता चल गया कि 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो चुकी है। बहुत जल्द ही आपको 8th पे कमीशन देखने को मिलेगा। तो आप जब अब टीचर बन के आओगे ईएमआरएस में या फिर कोई नॉन टीचिंग पद में भर्ती लेके आओगे, तुरंत आपका सैलरी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये हो गई बात सैलरी को लेके। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। हमारा जो दूसरा टॉपिक जो है वो है क्वालिफ़िकेशंस। बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके ये पूछा है सर अलग अलग सब्जेक्ट में क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होते हैं। तो एक साथी ने ये पूछा है कि सर मैं पीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो टीजीटी मतलब ग्रेजुएशन में मेरा अलग अलग इंडिविजुअली सब्जेक्ट में 50% नहीं है। तो मैं सभी को कहूँगा अगर आप पीजीटी बनना चाह रहे हो तो आपका केवल पीजी एवं बीएड का नंबर देखा जाता है। पीजी में 50% एवं बीएड में 50%, ठीक है ना। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन में नंबर क्या था ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेके पैनिक मत करिए। अगर आप पीजीटी बनना चाह रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और साथ साथ बीएड होना चाहिए, बीएड में 50% होना चाहिए। आपको सीटेट भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तभी आपको फिर ग्रेजुएशन का नंबर देखा जाएगा। ग्रेजुएशन में तब आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए और साथ में बीएड में भी 50% नंबर होना चाहिए एवं सीटेट तो अवश्य ही होना चाहिए। तो ये हो गई बात क्वालिफ़िकेशन को लेकर। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है, बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके पूछ रहे सर टायर 1 के लिए क्या पढ़ें और टायर 2 के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है टायर 1 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है, पेडागोजीज है, रीजनिंग और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है हिंदी और इंग्लिश में बस क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको दोनों में बस क्वालिफाई करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आपको बस 8 नंबर लाना है, वो इंक्लूडिंगली लाना है, इंडिविजुअली 4-4 नहीं लाना है। पिछली बार क्या था आपको हिंदी में 4 इंग्लिश में 4 लाना कंपलसरी था, लेकिन इस बार इस बात को हटाया गया है। इस बार कंबाइंडली आपको 8 नंबर लाना है। अब चाहे दोनों मिला के 8 लाओ, आप चाहे किसी एक में 8 लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस 8 नंबर लाना है 20 में से। तो बाकी जो रह गया कंप्यूटर नॉलेज, पेडागोजीज और क्या बोलते हैं इसको रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करना है। और टॉपिक वाइज जो ईएमआरएस के साइट पे टॉपिक जो सिलेबस दिया गया है आप वहाँ से हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका एक्यूरेसी उतना ही बढ़ेगा, आप एग्ज़ाम के टाइम सारी चीज़ों को उतना ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हो, है ना, अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक फॉलो कर सकते हो और अलग अलग यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो आपको जहाँ से अच्छा लगे। और गूगल से आप अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करो, टॉपिक वाइज डाउनलोड करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लो, है ना। और रीजनिंग के लिए भी आप सेम चीज़ें कर सकते हो, आर्यन पब्लिकेशंस की बुक्स, है ना। टॉपिक वाइज आप यूट्यूब चैनल फॉलो करिए जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया से करिए। तो क्योंकि जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि टायर 2 में वही सारे कैंडिडेट्स जाएंगे जो टायर 1 में क्वालिफाई करेंगे। टायर जो टोटल जो वैकेंसी है, यानी मान लो आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है 10, तो 10 गुना कैंडिडेट्स को वो टायर 2 के लिए क्वालिफाई कराएंगे, यानी 100 कैंडिडेट्स को टायर 2 के लिए क्वालिफाई कराएंगे। तो इसीलिए टायर 1 में आपका क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अब टायर 1 को हल्के में मत लीजिए, पहले टायर 1 के लिए अच्छे से पढ़िए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, आपको ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश के लिए फोकस करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और जनरल अवेयरनेस के लिए भी
आप कितना ही पढ़ोगे, जितना ही पढ़ोगे आपको उतना ही सारी चीज़ें नया लगेगा। तो जनरल अवेयरनेस आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही आप पढ़ लो, अब 10 में से 5 से ऊपर लकीली ही कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए रीजनिंग में और पेडागोजी में, और बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ही कर लोगे। अब हम बात करते हैं टायर 2 के बारे में। देखो दोस्तों, टायर 2 में कुछ क्वेश्चन, सॉरी एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं आ रहा है, शायद 40 नंबर के लिए है MCQ क्वेश्चंस, एम आई राइट, मुझे नहीं पता। इसमें से कुछ टायर 2 जो है वो टायर 2 में MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो MCQ के लिए मैं कहूँगा आपको NCERT अब अच्छे से पढ़ लो। NCERT के जो 11-12 के जो बुक्स हैं, स्पेशली PGT पोस्ट के लिए, अगर आप PGT टीचर बनना चाह रहे हो तो आपको 11th से लेकर 12th तक के आपका सब्जेक्ट का जो बुक्स हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एकदम मतलब इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, आपको इतना अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटना नहीं चाहिए, ऐसे आप पढ़ोगे अगर आप PGT बनना चाह रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप TGT बनना चाह रहे हो तो आपको फिर 11-12 की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 से लेकर 10 तक की बुक्स पढ़ लो, सारे आपका जो सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। केवल अगर आप सोचोगे मैं ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा, मैं ऐसे ही क्वालिफाई कर जाऊंगा, आप नहीं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, लगभग 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन 20% क्वेश्चन वही लोग कर पाते हैं जो अच्छे से पढ़ के आते हैं, और वो 20% का जो क्वेश्चन है वही डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए आपका अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वो 20% क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसीलिए आपको NCERT बुक्स जो है वो MCQ क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। और डिस्क्रिप्टिव भी आप अगर NCERT अच्छे से पढ़ लोगे, डिस्क्रिप्टिव भी आप वहीं से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप बाहर से भी कुछ पढ़िए। बाहर से भी आप जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा आप उसमें नॉलेज प्रदान करोगे, उतना ही नोट बढ़िया रहेगा। और जो टीचर आपका क्वेश्चंस आपका कॉपी चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कहूँगा मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको रेफरेंस बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन MCQ के लिए मेरे ख्याल से NCERT सबसे बढ़िया बुक्स है। इसके बाहर मैंने तो आज तक बहुत कम क्वेश्चन ही देखा है, क्योंकि जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पहले ही बोल रखा है, मैं नवोदय में 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ PGT पोस्ट के लिए, PGT जियोग्राफी पोस्ट के लिए। एक बार 2019 में और 2 बार 2023 में, और KVS में 1 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। और फाइनली आज मैं EMRS में PGT जियोग्राफी के पद पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले ही मैं बहुत दिनों से KVS NVS के एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैंने जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT बुक से ही होते हैं, है ना। ज़्यादातर लगभग 80-90% क्वेश्चन NCERT बुक से ही होता है। तो आपको NCERT बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गई बात। इसके बाहर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं सभी को कहूँगा आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं भी वीडियो बनाते रहूं। क्योंकि जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, हमारे स्कूल में छुट्टी चल रही है मध्य प्रदेश में, ऑटम वैकेशन। तो मुझे अभी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, मैं घर बैठ के आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। आपको सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।